नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूं राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ संख्याओं को, उनके बारे में। सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। सबसे आसान भाषा में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हम काउंटिंग में प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हमसे बोला जाता है तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4। तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अप टू कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या तक हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी हमेशा किससे होगी? 1 से होगी। वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए, दूसरी हमारी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो वो संख्याएं जो मिलती हैं वो आपकी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ना 1 2 3 4, इसमें अगर हम ज़ीरो को और इंक्लूड करते हैं, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके होल नंबर्स हो जाते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला हमारा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 2 3 5 7, थोड़ा बड़े में देखें तो 13 23। ये सारी वो संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, और वो भी कौन से? एक तो 1 और दूसरा ये संख्या खुद। जैसे कि 3 के भी 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा 3 खुद। 13 के भी 2 ही गुणनखंड हैं, एक तो 1 और दूसरा 13 खुद। तो जो इस टाइप की संख्या होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद, तो वो सभी आपकी होती हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा जो भाज्य संख्या होती है वो इसका अपोजिट होता है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो आपकी हो जाती है भाज्य संख्याएँ। जैसे कि 4 के आपके गुणनखंड 1 और 4 के अलावा 2 भी है, 2 से भी ये 4 कट जाता, तो ये आपकी अभाज्य नहीं रही, ये आपकी हो गई भाज्य संख्या। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगली संख्या पे। अगली संख्या हमारी है परमेय संख्या। इसमें लिखा भी है जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जहाँ पर Q की वैल्यू ज़ीरो के बराबर ना हो। मतलब जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखें, वो आपकी परमेय संख्या होंगी। लेकिन बस शर्त यह है कि Q जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो। कुछ भी वैल्यू हो सकती है Q की, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी हो जाती है परमेय संख्या। अगला हमारा है अपरमेय संख्या। जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, मतलब जिनको हम P/Q की फॉर्म में अंश बटे हर के रूप में एक्सप्रेस ना कर सकें, वो आपकी अपरमेय संख्या है। और दूसरी भाषा में इसको हम समझ सकते हैं, जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती ना, जैसे कि 2 3 5 7 11, ये अभी तो सारी आपकी पूर्ण संख्याएं में भी आती हैं, ये सभी आपके पूर्णांक भी हैं, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। बस अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, मतलब √2 वर्गमूल निकाल लें, √3 √5 √7 √11, तो जितनी भी अभाज्य संख्या है उनके ऊपर अगर हम वर्गमूल का चिन्ह लगा दें, मतलब अंडर रूट लगा दें, तो वो सभी आपकी अपरमेय संख्या में बदल जाती हैं। ये सारी ही आपकी अपरमेय संख्याएं होंगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हमें क्वेश्चन में हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ पर और देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि x और y विषम पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से कौन समपूर्णांक होगा। मतलब आपको पहले ही बता दिया गया कि x और y की जो वैल्यू है वो एक विषम पूर्णांक है। आप जो भी लेंगे पूर्णांक वो कैसा होना चाहिए? विषम होना चाहिए। और विषम में आप कोई भी ले सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, कोई भी, लेकिन होना कैसा चाहिए? विषम होना चाहिए। तो हमें ये बताना इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम जब x और y की वैल्यू विषम पूर्णांक रखेंगे तो हमें कैसा मिलेगा? सम मिलेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। हम मान लेते हैं x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और y की वैल्यू ले लेते हैं विषम पूर्णांक में 5। तो रखते हैं 1 बाई 1। पहले ऑप्शन में जब हम रखेंगे तो 1 + 5
-1, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल, बचा 5 जो कि एक विषम है। ये तो समपूर्णांक आया नहीं, तो यानी ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है x इंटू वाई, मतलब 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 बनेगा 5 -1 4, ये आ गया आपका 4 जो कि एक समपूर्णांक है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि x और y जब विषम पूर्णांक हैं तो इनमें से कौन सा समपूर्णांक हो, तो आंसर होगा बी, यानी xy -1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पूर्णांकों के योग के लिए, किसके लिए, योग के लिए पूछ रहा है कि सहचर्य नियम क्या है। सहचर्य नियम जिसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, या और हम बोल सकते हैं इसको क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। क्या होता है इसमें अगर हम प्लेसेस चेंज कर दें, जैसे कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नियम जो होता है सहचर्य नियम, ये हमें बताता है कि अगर हम 2 प्लस 3 को जोड़ें चाहे 3 प्लस 2 करें, तो दोनों ही स्थितियों में आंसर बराबर आएगा। ये हमारा सहचर्य नियम कहता है। तो इस हिसाब से पूर्णांकों के योग के लिए जो सहचर्य नियम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.08 बार की निरूपित करता है। जब आपको बार की फॉर्म में दशमलव संख्या दे रखी है तो उसको अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि कितने अंकों पर बार साइन लगा है, 2 अंकों पर। पहले तो हम बिना बार साइन के उन अंकों को लिख लेंगे, यानी 08, ओके। और जितने अंकों पर बार लगा उतनी बार 9 आ जाएगा, मतलब 1 अंक पर बार लगा है तो 9, 2 अंकों पर बार लगा है तो 2 टाइम्स 9 मतलब 99 हो जाएगा, 3 अंकों पर बार लगा है तो 3 बार 9 मतलब 999 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अंकों पर बार लगा हुआ तो हमने 08/99, जिसका मतलब आप होता है जानते हैं 8/99, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 12 और 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया। दो संख्या हम मान लेते हैं, एक a है और एक b है, इनका योगफल दे रखा है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 12, और इनका गुणनफल दे रखा है a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 35। हमसे पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। जब हम इसके व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम हो गया 1/a, b का व्युत्क्रम हो गया 1/b, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस बी और नीचे आ जाएगा आपका ए बी। इसकी अब हम रख दें वैल्यू, a प्लस बी हमें दे रखा है 12, तो और बटे में ए बी की वैल्यू दे रखी है हमको 35, तो आंसर बन गया आपका 12/35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12/35। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए बिल्कुल सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे सामने आया है कि 2 3 7 5 1 0 ने जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये बनता है आपका 23,75,109 में जो 7 है उसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना। ठीक है, अगर हम देखें 7 जो है वो 10,000वें स्थान पर है, तो 7 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 70,000 और 7 का जातीय मान हो जाएगा 7। इसको माइनस करना है, इसका अंतर निकालना है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, मतलब 69,993, मतलब 69,993 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, -3 गुणा -23 का मान क्या होगा। अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि इसमें माइनस साइन लगाए दोनों संख्याओं में, तो ये आपका क्या है 3 और 23 का गुणा। जब 3 और 23 का गुणा करेंगे तो 23 ये होता है 69, तो आंसर होना चाहिए 69। अब आते हैं साइन पर। जब हम दो माइनस माइनस का गुणा करते हैं, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो बन जाता है प्लस, तो ये आपका आंसर होगा प्लस का 69, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 23 या 69। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल है -5/6,
यदि इनमें से एक परमेय संख्या -7/12 हो तो दूसरी परमेय संख्या क्या होगी। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा -5/6, तो -5/6 होगी पहली परमेय संख्या। दूसरी परमेय संख्या हम मान लेते b है, तो दो परमेय संख्याएं का हमने ये गुणनफल करके लिखा, और ये गुणनफल कितने के बराबर है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ हमसे बोला गया है कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, तो जिसमें से एक परमेय संख्या आपकी कितनी है -7/12, यानी एक परमेय संख्या हमने लिख दी -7/12, इसमें हमने दूसरी परमेय संख्या यानी कि b का गुणा कर दिया, तो इससे बनता है दो परमेय संख्याओं का गुणनफल कितना -5/6। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारा समीकरण यहाँ बनेगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, इसके बाद b बराबर बन जाएगा आपका 5/6, और ये 7/12 जब उधर पहुँचेगा तो पलट जाएगा 12/6 हो जाएगा, सॉरी 12/7 हो जाएगा। 7/12 उधर पहुँचेगा कितना हो जाएगा 12/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से ये देखिए 12 कैंसिल हो गया 2 बार, 5 दूनी 10 और बटे में है 7, तो इसका आंसर हो गया 10/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10/7। यानी दो परमेय संख्याओं को गुणनफल दे रखा था, एक परमेय संख्या हमको मालूम थी तो दूसरी परमेय संख्या निकालनी थी, वो दूसरी परमेय संख्या होगी 10/7। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1/3 और 1/2 के बीच की परमेय संख्या क्या होगी। जब हमसे दो संख्याओं के बीच की कोई परमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, मतलब 1/3 और 1/2 इसको हम जोड़ लेंगे, और इसका जो जोड़ आएगा उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, या फिर ये कहिए उसके जोड़ को आधा कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं ज़रा। 1/2 जब हम 1/3 और 1/2 को जोड़ेंगे लासा या एलसीएम लेकर, तो ये बनता है आपका 5/6। ओके, और इसमें इसका हम गुणा करें या 2 से भाग दें तो ये बनता है आपकी इक्वेशन 5 एकम 5 और नीचे 2 छिंग 12, यानी कि 1/3 और 1/2 के बीच की जो परमेय संख्या है वो आपकी कितनी है 5/12। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि 1/3 और 1/2 के बीच की परमेय संख्या कितनी है 5/12। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक वोडमास का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका सॉल्यूशन ज़रा देखते हैं। लिखा है 15, फिर माइनस करली ब्रैकेट लगा हुआ है 8 + 27, फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है। अब ब्रैकेट में देखिए आपको दिखा रहा है 2 × 8 - 7, इसको मैंने अंडरलाइन किया। इसको सॉल्व करिए ज़रा, तो 2 और 8 का गुणा हो गया 2 × 8 = 16, और 16 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9, तो ये आ गया 9। अब आगे बढ़ते हैं, 15 लिखा माइनस करली ब्रैकेट में 8 + 27 भाग का चिन्ह 9, मतलब 9 से भाग देना है 27 में, कितनी बार कटेगा 3 बार, 9 दिया 27। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 15 लिखा माइनस 8 और 3 हमें ब्रैकेट में दिख रहा है प्लस साइन के साथ, तो 8 और 3 जुड़कर हो जाता है 11। तो अब फाइनल बना आपका समीकरण 15 - 11, यानी 15 में से 11 को माइनस करना है, तो बनता है आपका 15 में से 11 जाएगा 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ऑप्शंस देखते हैं और फिर देखते हैं। -15 इज़ ग्रेटर देन -3, ये गलत है। -15 जो होता है वो -3 से छोटा होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है -17 लेस देन -21, ये भी गलत है। -17 जो है जो कि देखने में छोटा है लेकिन एक्चुअल में -17 जो है -21 से बड़ा है, तो ये इक्वेशन गड़बड़ है। -16 इज़ ग्रेटर देन -1, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, -18 लेस देन -4, यानी -18 जो है वो -4 से छोटा है। यानी नेगेटिव में ऋणात्मक पूर्णांकों में जितनी संख्या की न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी दिखेगी वो उतनी ही छोटी होगी, यानी -18 है देखने में बड़ा,
18 जो है वो देखने में बड़ा है, लेकिन -18 जो है वो -4 से क्या है, छोटा है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, बस इसमें योग की जगह अंतर आ गया कि दो संख्याओं का अंतर जो है 5 है और उनका गुणनफल 36 है। तो अंतर हो गया आपका a - b बराबर 5 और गुणनफल हो गया ab बराबर 36। तो आपसे इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया। व्युत्क्रमों का जब अंतर निकालेंगे तो वो आपको वही करना होगा 1/b और 1/a, इनका अंतर निकालना हो। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है a - b बटा ab। अब वैल्यू रख दीजिए, a - b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और बटे में ab की वैल्यू कितनी है 36। तो आंसर बन जाता है आपका 5/36। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर हो जाएगा 5/36। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 17 की घात 5 गुणा 15 की घात 24 गुणा 8 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। यानी कि इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे और उनकी संख्या कितनी है ये बताना होगा। तो हम पहले देखेंगे इन तीनों में कोई अभाज्य संख्या तो नहीं लिखी पहले से। देखिए 17 जो है वो अभाज्य संख्या है, जिसकी संख्या कितनी है 17 जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या है 5। चलिए इसका तो हमें पता है कि एक अभाज्य संख्या, इनको हमें बदलना होगा। तो 15 को हम अभाज्य गुणनखंड में पहले बदलें। 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 5। हमने 15 को जिस हिसाब से तोड़ा है वो दोनों ही आपके अभाज्य गुणनखंड है। 3 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी, और घात 24 थी वो लगा दी। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उस पर भी पावर लगी हुई है 20। इसको अगर हम देखें ये अभाज्य संख्या है जिसकी संख्या कितनी है 3 की घात 24। ओके, ये भी अभाज्य संख्या जिसकी संख्या कितनी है 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 है, 2 की घात कितनी है, यह 3 है और उसके ऊपर भी 20 लगा, तो इनका हो जाएगा गुणा 20 दिया 60। यानी दो जो अभाज्य संख्या उसकी संख्या कितनी है 60। ये सारे अभाज्य संख्या हो गए, अभी नहीं, ये रह गए 17। 17 की घात थी 5, तो यानी इसकी अभाज्य संख्या जो 17 है उसकी संख्या कितनी है 5। इन सभी को हम प्लस कर लेंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे 24 24 48 और 5 आपका हो गया 53, 53 और 60 जुड़कर हो जाएगा 113। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल कर आई 113 जो है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या √5 + 4/3 कैसी है। ये एक पूर्णांक है, भिन्न है, अपरमेय है या परमेय है। अभी हमने आपको जब संख्याएं बताई थी तो हमने बताया था अगर आपके सामने कोई भी अभाज्य संख्या लिखी हो और उसका लगा हो √ तो वो आपकी अपरमेय संख्या हो जाती है। यानी कि यहाँ पर √5 तो हो गया आपका अपरमेय संख्या, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 4/3 जो कि एक P/Q की फॉर्म में है, यही होगी परमेय संख्या। जब हम अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ते हैं तो ओवरऑल जो बनती है वो बनती है आपकी अपरमेय संख्या। यानी 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 की घात 50, 3 की घात 45, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है कौन सी है। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बताइए, बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता है घात वाला और उसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी हो तो उनकी घात देखिए ज़रा। 50, 45, 30 और 20, इन सब में अगर हम कॉमन देखें तो मिनिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर 2 की पावर 50 को ऐसे लिख दें तो इसमें कुछ गलत होगा, नहीं होना चाहिए। हम 50 ही लिखा हुआ है, बस 5 को अलग कर दिया और इधर 10 कर दिया, 5 हम 50। इसी तरह हम सबको लिख देंगे 3 की पावर 9 ओवरऑल 5, तो 9 बना 45 हो गया। 30 को हम लिख देंगे 4 की घात 6 इसके ऊपर 5, 5 की पावर 20 को हम लिख देंगे 5 की घात 4 उस पे पावर 5। तो देखिए हमने सभी जो नंबर्स हमें दिए गए थे उन सबको हमने घात 5 के रूप में लिख रखा है। अब उसके अंदर हमारे सामने अगर हम घात 5, ये देखिए सब में कॉमन है,
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसको छोड़ दें। अब अंदर वाले नंबर से मतलब रखें। 2 की घात 10 ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2 की घात 10 की वैल्यू होती है 1024। दूसरा है आपका 3 की पावर 9। 3 की पावर 9 की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन 3 की पावर 4 की वैल्यू आपको अगर पता है 81 है। 81 3 की पावर 8 की हो जाएगी 81 का स्क्वायर 65 61, और 1 और 3 हो गए, यानी कि ये 4 की घात 6 मतलब 2 की घात 12, यानी 1024 से ज़्यादा होगा। इसमें कितने का गुणा और होगा? 4 का गुणा होगा तो 4096 इसका हो जाएगा। और 5 की घात जो 4 होता है उसकी वैल्यू होती है 625। अब हम देखें ज़रा इन चारों में, ये है आपका 1024, ये आपका है 6561 जिसमें अभी 3 का गुणा और होना बाकी, ये है 4096, ये है 625। इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा ये। क्यों? क्योंकि 6561 ऑलरेडी और इसमें अभी 3 का गुणा और बाकी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 3 की पावर 9 उसकी होल पावर 5 मतलब 3 की पावर 45। ये इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 45। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1/3 की घात -1 -1/4 की घात -1 और ओवरऑल करली ब्रैकेट पे घात लगी हुई है -1। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1/3 की घात -1, इस -1 की घात को अगर हमें प्लस में करना हो, अगर किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव में पावर लगी हुई है और उसको आपको पॉजिटिव बनाना है, तो आप जो नंबर जिस पर नेगेटिव घात लगी हुई उसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। मतलब 1/3 पे घात -1 लगा है, इसको अगर हमें +1 बदलना है तो 1/3 का व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा। 1/3 का व्युत्क्रम होगा 3 माइनस। इसी प्रकार 1/4 की घात भी -1 लगी है, इसको हम जब +1 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 का व्युत्क्रम लिखना होगा, मतलब वो हो जाएगा 4। और इसकी भी होल पावर ये लगी हुई है -1, तो वो यहाँ लगा देंगे। अब 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो बनेगा -1, उसकी होल पावर लगी हुई है -1। अब अगर हम देखें इसकी भी पावर लगी हुई -1, इसको अगर हमें +1 बनाना है, जो पावर में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो यहाँ पावर में है -1, इसको अगर हमें +1 बनाना है तो अंदर लिखे हुए नंबर का हमें क्या करना है? व्युत्क्रम लिखे। और -1 का व्युत्क्रम जो होता है वो -1 ही होता है। इसलिए इस 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखा है, उसके व्युत्क्रम का योगफल, वही जो अभी हमने बताया था। योगफल दे रखा है आपको यानी कि a+b की वैल्यू, और गुणनफल दे रखा है नहीं ab की वैल्यू। योगफल दे रखा है आपको 11 और गुणनफल दे रखा है 18। जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम में जो समीकरण बनेगी वो आपकी बनेगी a+b/ab, जो कि a+b है 11 और ये 18, तो आंसर हो जाएगा 11/18। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ हम कुछ नया देख पा रहे हैं। यहाँ कुछ 2 लकीर बनी हुई हैं, खड़ी लाइनें बनी हुई हैं, उसके अंदर संख्या लिखी हुई। इन 2 खड़ी लाइनों को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉडुलस। 2 खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और इस मॉडुलस का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक। इस मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे, जैसे -2 लिख दिया या -7 लिख दिया या -9 लिख दिया, कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे, वो जब मॉडुलस हटने पर, ये 2 लकीरें या ये 2 लाइनें या ये मॉडुलस, ये मापांक हटने पर वो संख्या प्लस में हो जाती है। ये +2 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगी, ये +9 हो जाएगा। और अगर कोई संख्या ऑलरेडी प्लस में है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस की प्लस ही रहेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ सबसे पहले एक बड़ा मॉड लगा है, उसके अंदर है मॉड में -17, जो बाहर आने पर +17 हो जाएगा, प्लस मॉड में 17 है तो वो 17 ही रहेगा, फिर मॉड लगा दिए। फिर भाग का चिन्ह है यहाँ पर, फिर एक बड़ा सा मॉड लगाएंगे। मॉड में 25 लिखा हुआ है, सॉरी मॉड में -25 लिखा है, जो बाहर आने पर प्लस का 25 हो जाएगा। फिर माइनस साइन लगाएंगे। मॉड में 42 है, वो बाहर आने पर 42 रहेगा, और फिर वापस मॉड बंद कर दिया। मॉड के अंदर 17 + 17 जोड़ेंगे तो प्लस का 34 हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगाएंगे। मॉड में 25 में से 42 घटा रहे, मतलब उल्टा घटा रहे, तो -17 बचेगा,
मॉड का साइन लगा दिया। अब हम वापस मॉड खोलेंगे तो मॉड से जब ये 34 निकलेगा बाहर तो बनेगा आपका 34 भाग का चिन्ह, और मॉड से -17 बाहर निकलेगा तो वो बनेगा प्लस का 17, यानी कि लास्ट जो फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी आपकी 34/17, मतलब 34 में 17 से भाग लगाना है। जब 17 से 34 में भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा आपका 2। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 17 का बी क्वेश्चन 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कि -2/3 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। देखिए, जब हमें किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो जो संख्या में दे रखी है उसका हम कर लेंगे क्या, जो भी संख्या में दे रखी है उसको हम साइन चेंज कर दें। -2/3 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा प्लस का 2/3। चलिए, ये तो हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब हमें जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो जिस संख्या का हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है उसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। तो -2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, -3/2, पलट जाती है संख्या। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 और -3/2। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या है। देखिए, पूर्णांक हमसे पूछा जाता, सबसे छोटा तो वो भी हम नहीं बता सकते हैं, सब पूर्णांक हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा वो भी नहीं, लेकिन हम सबसे छोटा धन पूर्णांक बता सकते हैं, सबसे बड़ा धन पूर्णांक नहीं बता सकते। मतलब सबसे बड़ा धन पूर्णांक कोई भी फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है, 0, 1 करोड़, 100 करोड़ नहीं, इसका आंसर होगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लिखा है 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताना है हमको। 60 और 80 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनका योग, उनका जोड़ क्या हुआ। चलिए लिखते हैं पहले 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या। 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या पहली है आपकी 61, फिर है आपकी 67, ठीक है, फिर है 71, फिर उसके बाद आपका है 73, फिर है 79। यानी 60 और 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो इतनी 5 अभाज्य संख्याएँ 61, 67, 71, 73 और 79। ये वो संख्या हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्या भी बताया था जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा ये संख्या खुद। इनका योग बताना है कि इनका जोड़ेंगे तो कितना, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना बनेगा, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21 की 1 हासिल आपका आ जाएगा 2, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33 और 2 हासिल का जोड़ने के बाद बनता है 35, मतलब 351। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 15, एक संख्या -10 है, दूसरी बताए। तो पहली संख्या हमने लिख दी -10, दूसरी संख्या हम मान लेते बी जो हमें निकालना है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 15 के बराबर। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 बटे में पहुंच जाएगा -10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 3 बार कटेगा, ये 5 से 2 बार, यानी -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में। -5 गुणा -25, तो पहले संख्यात्मक गुणा कर लेंगे, 5 और 25 का गुणा होगा, 25 पंचे 125 और माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस का 125। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्या होंगी, कि कोई भी परमेय संख्या हो, चाहे वो 2/3 हो या 6/7 हो, उसके समतुल्य जो परमेय संख्या होती हैं वो आप कितनी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 है, इसको हम 4/9 भी, इसको हम लिख सकते हैं 4/6, इसको हम लिख सकते हैं 6/9, इसको हम लिख सकते हैं 8/12। यानी ऐसे करके हम अगर हम समान संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दें तो उससे आप उसका अलग फॉर्म दिखा सकते हैं। तो उसके समतुल्य जो है कितनी भी परमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं जितनी आप चाहते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाए किसी परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्या कितनी होगी, अनंत, अनंत परमेय संख्या हो सकती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन अक्सर इस तरीके का पूछा जाता है जैसा क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नांकित भिन्नों में
सबसे छोटी भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी है, तो इसको बताने के लिए एक तो ये तरीका है, इन चारों के अगर हम देखें, हर जो है वो एक का है 12, एक का है 3, एक का है 6 और एक का है 4। इनका अगर लासा निकालें तो आंसर आएगा लासा में 12। तो इसका तो ऑलरेडी हर जो है 12 बने, इसको 12 अगर हम बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 8, इधर 4 से गुणा करेंगे तो 12, ये बन गया 8/12। इसको अगर हम 12 बनाना चाहें तो क्या बनेगा, 2 से गुणा करना होगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ये भी हमने इसका हर भी 12 बना लिया। इसको अगर हम गुणा करना चाहें, मतलब 12 बनाना चाहें इसके हर को, तो हमें 3 से गुणा करना होगा, तो 3 तिरका 9 ऊपर और 4 तिरकी 12 नीचे। तो अब देखिए चारों भिन्नों के हर कितने हैं, 12 के 12। अब हमें कौन सी भिन्न बताएं, सबसे छोटी। इसमें देख लीजिए, पहले है आपकी 5/12, दूसरी है आपकी 8/12, तीसरी आपकी 10/12 और चौथी आपकी 9/12। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, 5/12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/12। और सबसे बड़ी भिन्न बतानी होती तो वो आपकी हो जाती 5/6, जो कि 10/12 के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न पूछी थी, तो उसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है वो कौन सी होगी। 7, 11, 17, 1। अगर हम देखें 7, 11, 17 ये तीनों ही आपकी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अभी हम बता चुके हैं अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा वो संख्या खुद। तो 7, 11 और 17 ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, तो इनके तो सबके दो दो गुणनखंड हो गए, लेकिन एक जो होता है उसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो होता है 1। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि एक वोड मास का क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम इस ब्रैकेट को पहले अगर सॉल्व करके देखते हैं तो ये कितना बनेगा, 6 और 3 जुड़कर हो जाएगा 9, फिर -12 और 9 में से 12 को माइनस करेंगे तो -3। और ये ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, -3। और जब ये -3 इधर हम देखते हैं इतने वाले पोर्शन में ये 18 लिखा हुआ है, ये -3 जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जब बाहर आएगा तब भी उसे माइनस मिल रहा है, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा आपका प्लस, और ये 3, ये 18 और 3 इस ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 21। ओके, तो चलिए करते हैं ज़रा इसको। ये है 12 माइनस बड़े ब्रैकेट में ये 7 माइनस करली ब्रैकेट में 16, फिर माइनस इस ब्रैकेट को अभी पूरा सॉल्व कर चुके हैं जिसकी वैल्यू आई थी 21 और ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर लिखेंगे 12 -7 -16 में से 21 को माइनस करेंगे, माइनस का 5 आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस और 5। इसको हम जोड़ेंगे तो 12, 7 और 5 जोड़कर हो गया 12। ये देखिए, ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बच गया 0। यानी इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 0। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1 1 -2, 1 -1/3, तीसरा 1 -1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही देखने में लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत शॉर्ट। 1 -1/2 को सॉल्व करेंगे तो बनता है आपका 1/2 गुणा 1 -1/3 को सॉल्व करेंगे बनेगा 2/3, 1 -1/4 को सॉल्व करेंगे बनेगा 3/4। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे डॉट डॉट करके, लास्ट में 1 -1/40 जो बनेगा आपका 39/40। अब देखिए इस टर्म से पहले क्या टर्म होगा, अगर हम इस सीरीज़ को जो बीच में डॉट डॉट लगाए इसमें काफ़ी टर्म अभी मिसिंग है, तो इसके पहले क्या टर्म होगा, इसके जस्ट पहले 1 -1/40 के पहले, इसके ठीक पहले होगा 1 -1/39। और उसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका 38/39, वो भी हमने लिख लिया इसके जस्ट पहले। अब देखिए होगा क्या, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से आगे 4 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। 38 से 38 कैंसिल, 39 से 39 कैंसिल, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पर केवल 1 और यहाँ 40। तो आंसर बनेगा आपका 1/40। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1/40 इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, x की वैल्यू है -9/11, y की वैल्यू है 3/5। आपको मॉड s और प्लस मॉड y की वैल्यू बतानी, वही मॉडुलस आ गया, मापांक आ गया। तो अभी हम आपको बता चुके हैं मॉडुलस के अंदर हम लिखेंगे x की वैल्यू -9/11 प्लस
मॉडुलस बाई में लिख देंगे हम 3/5, दोनों वैल्यू दी। और हमने ये भी बताया मॉड के अंदर जब वैल्यू नेगेटिव में हो तो बाहर आने पर वो हो जाती प्लस की, यानी प्लस का 9/11 हो गया और ये प्लस का 3/5 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 55, ये आपका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 55, और ऊपर बनेगा आपका 45 और 11×3 = 33, 45 और 33 को जोड़ेंगे 78, यानी आंसर हो गया आपका 78/55। तो ये जो था वो आपका था आज की मैथ के टॉपिक नंबर सिस्टम की एक क्वेश्चन सीरीज़। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लाभकारी साबित हो सके। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।